हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडेज टॉपिक इज एफिडेविट्स। हमने एफिडेविट के बारे में कई बार सुना होगा। हमने स्कूल डेज में भी सुना होगा, कॉलेज के समय में भी सुना होगा। और जो पीपल हुआ डीलिंग विद डिफरेंट केसेस इन डिफरेंट कोर्ट्स, उनके लिए तो आम बात है भाई, एफिडेविट कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम स्कूल में या कॉलेज में कोई एफिडेविट दे रहे हैं तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है। बिकॉज जब भी एफिडेविट पे हम लोग कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ऑल द स्टेटमेंट दे शुड बी ट्रू। इफ एनी फॉल्स स्टेटमेंट इज गिवन and it is mentioned on the affidavit and the deponent signs it and it is duly verified by a notary or any oath commissioner or any magistrate, तो गलत इंफॉर्मेशन देना आपके लिए मुसीबत क्रिएट कर सकता है, मुसीबत में आपको लेके आ सकता है। यू मे बी penalized. So whatever we are mentioning on affidavit, it should be true and you should be able to prove it whatever you are saying. So गलत जानकारी एफिडेविट में कभी मत देना। आप लोग का भलाई के लिए बोल रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर 9 सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 से गवर्न होता है। और अगर मैं बात करूं इसकी क्या बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड की, तो उसमें आपका ऑर्डर 20 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में है, जहां पे ये एफिडेविट्स के बारे में लिखा हुआ है। Let me just show you where it is written. Order 20, right? Just hold on. ये हो गया order 13, 16, 18. Sorry, this is not order 20. This is order 19. तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल बनते हैं और सीपीसी के अंदर कोई प्रोविजन है उससे रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल दे शुड बी अलाइंड विद द सीपीसी प्रोविजन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अलाइंड। अगर अलाइंड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल हैं दे विल सुपरसीड दी सुपरसीड व्हाट एवर इज मेंशन इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे जो रूल 1 और रूल 2 जो लिखा हुआ है, और ये बेसिकली दे आर अलाइंड विद द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो सुप्रीम कोर्ट रूल 1 क्या बोलता है? Court may at any time for sufficient reasons order that any particular fact or facts may be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions at the court thinks reasonable. तो अगर कोई फैक्ट या सेट ऑफ फैक्ट्स मुझे प्रूव करना है मुझे कोर्ट के अंदर, तो मैं उसका एक एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट बना के दे सकता हूँ। और कोर्ट उस एविडेंस को और उस एफिडेविट को कोर्ट वुड रेट एट द टाइम ऑफ हियरिंग। लेकिन अगर ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। जनरली कोर्ट विल नॉट मेक एनी ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट इफ any of the party they wants to cross examine the witness. If any of the parties they want to cross examine the witness, provided where it where it appears to the court that either party bona fide desires the production of the witness for cross examination, अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को चाहते हैं, तो उस केस में एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथराइजिंग द एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट। दूसरा होता है कि अब अगर कोई एप्लीकेशन हम दी जाती है, एविडेंस में बी गिवन बाय द एफिडेविट, एक एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करेंगे, उस एप्लीकेशन पे कोर्ट विचार करेगी, उसके बाद कोर्ट में अलाउ दैट एप्लीकेशन एंड यू कैन फाइल योर एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट। लेकिन एक कंडीशन होगी कि जब भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना है, ही हैज टू प्रोड्यूस हिमसेल्फ, he has to produce physically himself before the court unless otherwise exempted by the court, या कोर्ट की कोई और डायरेक्शन नहीं होती है। तो पहला ये है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। और अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस को फिजिकली कोर्ट में आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसने एग्जामिशन की एप्लीकेशन लगाई है, जैसा भी कोर्ट आदेश करेगा, फिर उसको उस तरीके से अपना क्रॉस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी एफिडेविट होगा, ये हमेशा किसी कॉज अपील और मैटर के अंदर टू विच इट इज सोन,
अब क्या होता है कि डिफरेंट कोर्ट्स में कई सारे केसेस चल रहे होते हैं, सिविल केसेस चल रहे होते हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं। तो इन मैटर्स के अंदर ही आपको एफिडेविट देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक प्रोसीडिंग चल रही है, रेवेन्यू प्रोसीडिंग किसी और कोर्ट के अंदर, और हमने जो है एफिडेविट दे दिया किसी और कोर्ट में, उसका नहीं। तो एफिडेविट जो भी हम दे रहे हैं वो केस से संबंधित ही होना चाहिए। ये रूल नंबर 3 बोलता है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि एफिडेविट हमेशा फर्स्ट पर्सन में ड्रॉ होना चाहिए। एफिडेविट में ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये कहा। एफिडेविट में क्या लिखा होना चाहिए कि मैं ये कहता हूं। एफिडेविट में इट कैन नॉट बी लाइक दिस, हम ये कहते हैं, हम मतलब इट्स अ प्लूरल थिंग। और एफिडेविट बेसिकली हमेशा फर्स्ट पर्सन में ड्रॉन अप होता है, लाइक आई स्टेट दैट whatever I am stating, whatever the deponent is stating, it should be in proper paragraph. It should be, paragraph should be numbered. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी डेपोनेंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है, कहाँ पे रह रहा है, ये भी एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए। ये रूल नंबर 4 बोलता है। लाइक फर्स्ट, इट शुड बी ड्रॉन इन फर्स्ट पर्सन। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। पैराग्राफ शुड बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। ऐसा नहीं कि एक नंबर का तीसरा नंबर के कर दिया, दूसरा नंबर कहाँ गया, नहीं। अगर पहला फर्स्ट पैराग्राफ 1 का पैराग्राफ 2 आना चाहिए, पैराग्राफ 2 का पैराग्राफ 3 आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेपोनेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करता है, और उसका जो ट्रू प्लेस ऑफ अबोर्ड कहाँ पे रह रहा है, ये भी लिखा होना चाहिए इसके अंदर। रूल नंबर 5, एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एंड डेपोनेंट। अब एफिडेविट क्या होता है कि एफिडेविट में वही स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए जो कि डेपोनेंट को पता है कि वो ट्रू है। Any statement which is wrong and mentioned in the affidavit, it should not be stated in the affidavit because it attracts the criminal liability. और दूसरा, इन केस अगर कोई इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है और उस केस के अंदर हमारा एफिडेविट जाना है, तो some statements may also be given that I have the reason to believe that these statements are correct, but मेरा बिलीफ का रीजन क्या है, ग्राउंड्स क्या, दे शुड आल्सो बी मेंशन्ड ऑन द एफिडेविट। एक वो हो गया जो कि मुझे पता ही है सही है, that I believe that these are true statements, और एक मुझे पता है I have the reasons to believe that these are the true statements। तो what are the grounds for a reason, what are the grounds for your belief, they should also be mentioned or they should also be disclosed on the affidavit. Then rule number 6, जो भी एफिडेविट होता है उसका इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या लिखा होता है, डेपोनेंट को हमको बताना पड़ता है। अगर कोई एफिडेविट दिल्ली में बनाया गया है, तो जो कोर्ट के द्वारा नॉमिनेटेड एंड अप्रूव्ड इंटरप्रेटर हैं वही डेपोनेंट को समझाएंगे या बताएंगे कि एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। लाइक एनी एफिडेविट रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन टू द डेपोनेंट, फॉर एग्जांपल कई बार कहते हैं एफिडेविट अगर सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, हाई कोर्ट में दे रहे हैं, तो इंग्लिश में लिखा होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, साइन तो करना है उसको, अदरवाइज उसका केस आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड या अप्रूव्ड इंटरप्रेटर होते हैं तो दिल्ली में, वो उस डेपोनेंट को समझाएंगे कि एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। इफ दैट पर्सन डेपोनेंट इज एग्रीइंग, yes, whatever is written inside the into the affidavit it is correct, then only he would sign it। अगर वो दिल्ली में बनाए तो इंटरप्रेटर कौन होगा, जो कि कोर्ट ने अप्रूव किया है या फिर कोर्ट ने नॉमिनेट किया है। अगर दिल्ली के बाहर एफिडेविट बनाया गया है तो एनी कॉम्पिटेंट पर्सन, he can interpret the contents of the affidavit to the deponent, but he would also certify that he has correctly interpreted the contents of the affidavit to the deponent। अगर दिल्ली के बाहर है, like if made elsewhere shall be interpreted by the competent person who shall certify that he has correctly interpreted the affidavit to the deponent, right? Now rule number 7, affidavits for the purpose of any cause, appeal or matter before the court। अब एफिडेविट को कौन कौन सर्टिफाई कर सकता है? एफिडेविट को सर्टिफाई करने के लिए जो पर्सन दिए वो सेक्शन 139 ऑफ द सीपीसी में लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 139 ऑफ द सीपीसी, court can also verify, court can also attest the affidavit, magistrate can also attest the affidavit, notary can also attest the affidavit, apart from that oath commissioner can also attest the affidavit, or any person who is appointed by the high court of that state, or any person who is appointed by the state government to certify the affidavits। तो ये लोग जो हैं एफिडेविट्स को सर्टिफाई कर सकते हैं।
which is mentioned in section 139. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रूल में एक चीज और ऐड करी गई है, वो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो सर्टिफाई द एफिडेविट, अटैच द एफिडेविट, या ओथ कमिश्नर जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ बाय द चीफ जस्टिस। अब क्या होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट हु हैज बीन गिवन अथॉरिटी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू attach the affidavits, he can also do it. Apart from that, ओथ कमिश्नर को जनरली क्या होता है कि कोर्ट्स अपॉइंट करती है, स्टेट के मैटर में हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोला कि मेरा ओथ कमिश्नर है, ओनली ही कैन अटैच द एफिडेविट्स। तो ओथ कमिश्नर, रजिस्ट्रार हु आर नॉमिनेटेड और हु आर नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे कैन अटैच, और एनी अथॉरिटी which is mentioned in section 139 of the CPC, they can also attach the affidavit. और रूल नंबर 9, जहाँ पे जब पर्दानशीन लेडी की बात आती है, पर्दानशीन लेडी बेसिकली क्या है, वो लेडी जो कि पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, वो किसके सामने, अब अभी क्या है कि नोटरी के सामने जाएगी, वो पर्दा अपना हटा नहीं सकती, तो फिर भाई नोटरी कैसे उसको अटैच करेगा, उसके सर्टिफिकेट को, एफिडेविट को। तो इन दैट केस दैट पर्दानशी लेडी, शी हैज टू शोन हर एफिडेविट बिफोर अ लेडी ऑफिसर। लेडी ऑफिसर कौन हो सकते हैं? एनी लेडी who is a notary, any lady who is a oath commissioner, a lady who is a registrar or additional registrar who is nominated by the Chief Justice of India। तो ये लोग जो हैं पर्दानशी लेडी का जो एफिडेविट है उसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति अपना एफिडेविट देगा कि वट एवर इज गिवन ऑन द एफिडेविट of the Pardanashi lady is they are correct and he knows personally to the Pardanashi lady, वो अपना एक अलग से सेपरेट एफिडेविट देगा। तो ये लिखे, where the deponent is Pardanashi lady, she shall affirm or take oath before a lady registrar of this court which shall include the additional registrar duly authorized by the chief justice। क्योंकि रजिस्ट्रार कई सारे होते हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार भी कई सारे होते हैं, बट दे शुड बी ड्यूली authorized by the chief justice or before a lady oath commissioner, and shall also be verified by a person to whom she is known, and that person shall prove the identification by a separate affidavit। तो पर्दानशी लेडी के बारे में सेक्शन 39 का जो है, इट इज नॉट एप्लीकेबल। पर्दानशी लेडी को का एफिडेविट केवल रजिस्ट्रार या ओथ कमिश्नर ही सर्टिफाई करेगा, बाहर से ऐसा नहीं किसी भी नोटरी से जाके अटैच करवा के लेके आ गया, मजिस्ट्रेट से जाके अटैच करवा के लेके आ गया, नहीं। पर्दानशी लेडी का एफिडेविट केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा, और वो व्यक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज कर रखा है। जनरली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार या फिर ओथ कमिश्नर नियुक्त करती है ऐसे कामों के लिए। अब आपने एग्जिबिट्स के बारे में सुना होगा। एग्जिबिट्स बेसिकली जो पीपल हु आर डीलिंग विद कोर्ट एक्टिविटीज, एग्जिबिट्स जनरली क्या होता है, जब भी कोई पिटीशन दी जाती है कोर्ट के अंदर, इट इज सपोर्टेड बाय फ्यू एनेक्शर्स, या कोई विटनेस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है बाय वे ऑफ ही इज प्रोड्यूसिंग हिज एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, एंड दिस एफिडेविट इज सपोर्टेड बाय फ्यू डॉक्यूमेंट्स। So these documents they are annexed with his statement, that is statement of the witness, or documents which are given by the petitioner in his petition, उनको exhibit करना होता है। जब तक वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं होंगे, they would not form a part of the record। और एग्जिबिट करने वाला व्यक्ति कौन होता है? जनरली इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो जज साहब होते हैं, जो कोर्ट में बैठे होते हैं, ही डज दिस एक्टिविटी एग्जिबिटिंग द डॉक्यूमेंट। एग्जिबिटिंग में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट आपने दिया, उसका ओरिजिनल वुड बी सीन, उस ओरिजिनल को देखने के बाद जज साहब उसके अंदर एक मार्क डालेंगे और उसका इनिशियल्स करेंगे विद हिज डेट, दैट एग्जिबिट नंबर सो एंड सो, उनके इनिशियल्स और उनका डेट। इसके अलावा एवरी एग्जिबिट वुड आल्सो कंटेन द टाइटल ऑफ द केस एंड द केस नंबर। तो ये हो गया एग्जिबिट के बारे में। Every exhibit annexed to an affidavit shall be marked with its title and the number of case, appeal or matter, and shall be initialed and dated by the authority before whom it is shown। Next, rule number 10, no affidavit having any। अब किसी एफिडेविट आपने दिया, उसमें आपने कटिंग कर दिया है, कटिंग करने के बाद कुछ लिख दिया है, कुछ मिटा दिया है, ठीक है,
छोटा मोटा है तो उसके कटिंग कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, बट वो जो बंदा अटैच कर रहा है उसमें उसका इनिशियल्स चाहिए। अगर आपने कुछ नंबर्स काटे हैं और काटने के बाद कुछ और लिखा है तो उसमें जो मार्जिन होता है इसका एफिडेविट का, वहां पर उसका डिटेल्स लिखा होना चाहिए कि करेक्ट नंबर क्या है, एंड इट शुड बी इनिशियल्ड बाय द पर्सन हु इज अटेस्टिंग द एफिडेविट। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कर दिए, बहुत ज़्यादा आपने क्या बोलते हैं चेंजेस किए हैं, तो जो रजिस्ट्रार के पास एक पावर होती है कि वो बोलता है भैया बहुत हो गया, आप एक काम करो दूसरा एफिडेविट बना लो, उसको दोबारा से अटेस्ट करवा के लेके आ जाओ। तो रजिस्ट्रार के पास एक पावर होती है जो कि सेक्शन रूल नंबर 11 में है। रूल नंबर 12 का होता है कि जनरली जब भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है तो कोर्ट हमको एक टाइम देता है कि किस ड्यूरेशन में वी हैव टू बेसिकली गिव द एफिडेविट। इफ दैट ड्यूरेशन इज पास्ट तो registrar may refuse to accept the affidavit until it is permitted by the court. Whereas special time is limited for filing an affidavit, no affidavit filed after the time shall be used except by the leave of the court, permission of the court. अब इसमें रूल नंबर 13 है, इन दिस एफिडेविट इन दिस ऑर्डर एफिडेविट्स includes a petition or other document required to be sworn or verified, and sworn includes affirmed, कि मैं affirm मतलब मैं बोल रहा हूँ। In the verification of petitions, pleadings, or other proceedings, statement based on the personal knowledge shall be distinguished from statements based on the information I believe. In the case of statement based on information, the opponent shall disclose the source of this information, including official records. That's it.